गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि जो आपकी आंखों में सपना है ना, शायद वही सपना मेरी भी आंखों में है। और हम सब की बस एक ही सपना है कि अब की बार किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जिद के साथ अब की बार 95% प्लस करना है। और हम सब की बस आंखों में एक ही सपना है मेरे दोस्त, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि ये हमारा जो टॉपर सीरीज चल रहा है ना, वो टॉपर सीरीज का आज हमारा 10वां क्लास है। यानी कहने का सेंस है ना कि पिछले 9 क्लास हम सब ने कर चुका है। और पिछले 9 क्लास में आप सबने जो प्यार दिया ना मेरे दोस्त, इसके लिए मतलब जितना भी धन्यवाद कर दूंगा ना वो कम पड़ जाएगा। बट मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना मेरे दोस्त कि जब जिंदगी में सक्सेस होना है ना, जब सफलता पानी है ना सर, तो जितना मेहनत हम करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है। और कब रात हो जाएगा और कब दिन हो जाएगा और कब सुबह हो जाएगा, ये बात आपको पता नहीं चलनी चाहिए। और ये अंतिम 3 महीना मेरे दोस्त, जिंदगी में सब कुछ भूल जाओ और अपनी आंखों में, अपनी दिल में एक आग पैदा करो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम भी वही धरती से जो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और हम भी वही धरती से जो दशरथ मांझी की धरती है। तो सर वो सब चीज़ों पे तो हम लोग का गर्व होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सर आज की क्लास को हम आगाज कर देते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है ना सर क्या कि ये हमारा साइंस में टॉपर सीरीज का ये हमारा 10वां क्लास है। और पिछला 9 क्लास हम सब ने ले चुका है सर, ठीक है। अगर पिछला 9 क्लास आप नहीं देखे ना, तो टॉपर सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां पे जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए, ताकि आप इस वीडियो को अभी या फिर बाद में क्यों नहीं देख रहे हो, लेकिन इस बात को कमेंट करके इस क्लास को शुरू करना। मिशन 95% प्लस, मिशन 475 प्लस, ठीक है सर। अब आ जाना सर, देखो जहां पे ये 150 जो क्वेश्चन होगा ना, वो लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। बट हमने सर पिछले 9 क्लासेस में जो सवाल करवाए हैं ना, उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर। तो प्लीज जाकर के पिछला सारे क्लासेस कर लेना, ठीक है। आइएगा सर आज की क्लास का पहला सवाल। देखो हम पिछला मतलब हम पीछे टोटल 72 क्वेश्चन को हमने फोड़ चुका है। हमने कितना क्वेश्चन को फोड़ा है? हमने पिछले 72 क्वेश्चन को फोड़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 73 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आइएगा सर, अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। और अच्छा लगेगा सेशन तो लाइक को कर देना, एकरो में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है सर। देखो सबसे पहली बात है क्या, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ना कि बड़े बड़े कल कारखाने में प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है। हमें सवाल बोला है कि बड़े बड़े कारखानों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये ना मेरे दोस्त कि बड़े बड़े कारखाने में बड़े बड़े ट्रांसफर लगे होते हैं, बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है। मैंने क्या बोला है कि बड़े बड़े कारखाने में बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है। और जब बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है, इसका मतलब कि जब बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है तो बड़ी मात्रा में आसानी से करंट प्रवाहित करने वाला हमें कोई धारा चाहिए, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा में 3 से 4 गुण वैसे होते हैं जो एकदम बेस्ट है। और क्योंकि दृष्ट धारा जो होता है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहां पे कारखाने में दृष्ट धारा का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा किसी भी दिशा में बह सकती है, ठीक है। ये मतलब समय के साथ इसकी दिशा में क्या होती है? परिवर्तन होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि इसको हम थोड़ा सा साइंस से मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं सर, तो मैं अपने लिए नहीं बोलता हूं मेरे दोस्त, मैं आपके लिए बोलता हूं, क्योंकि पढ़ना आपको है और सिलेक्शन आपको पाना है सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा था सर कि बड़े बड़े कारखाने में प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आपको डैश देना है और नीचे में और लिखना है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन आसान है। मतलब कहने का सेंस है कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करना क्या है? आसान है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का आसानी तरीका से हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन क्या है? आसान है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं? उत्पादित कर सकते हैं। फिर कहता है कि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका परिमाण घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
मतलब हर कारखाने में एक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और वो ट्रांसफार्मर की मदद से प्रत्यावर्ती धारा का मान को बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हमने यही बातों को लिखा है मेरे दोस्त, जरा गौर से पढ़ना। हमने क्या लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन आसान है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी तरीका से उत्पादन किया जा सकता है। फिर हमने लिखा कि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका परिमाण घटाया या बढ़ाया जा सकता है, मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मान को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, फिर हमने लिखा साथ ही इसकी दिशा समय के साथ क्या होती है, बदलती है। इसकी दिशा समय के साथ बदलती है और यही सब गुणों के कारण, प्रत्यावर्ती धारा में यही सब गुण के कारण इसलिए बड़े बड़े कारखाने में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या, सर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि प्रत्यावर्ती धारा देखो इस प्रकार से गमन करती है। ठीक है, हाँ, किस प्रकार से गमन करती है, इस प्रकार से गमन करती है। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है, ये आपका एग्जाम आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो हमारा 50 HZ होता है। साथ ही आपसे अगर पूछेगा कितना वोल्ट की होती है तो ये हमारा 220 वोल्ट की होती है। ठीक है, आपसे पूछेगा ना क्या प्रत्यावर्ती धारा में मतलब घरेलू विद्युत परिपथ में कितना वोल्ट की करंट प्रवाहित होती है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट की करंट प्रवाहित होती है। जहां पे अगर आपसे आवृत्ति पूछेगा घरेलू विद्युत परिपथ में तो कितना आवृत्ति होगा, 50 HZ की आवृत्ति होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना। एक बार हम सब अपने अपने दोस्ती के नाते से एक बार इसको दोबारा हम लोग कर लेते हैं। हमने क्या कहा सर कि बड़े बड़े कारखाने में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कहता है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन आसान है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी तरीका से उत्पादित कर सकते हैं। फिर कहता है कि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका परिणाम का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मान को कभी घटा भी सकते हैं और कभी बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही इसकी दिशा समय के साथ बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है वो समय के साथ क्या होता है, बदलता है और इसलिए बड़े बड़े कारखाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। देखो सर मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि देखो कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। ठीक है, तब जाकर के सर एक छोटी सी सफलता मिलती है। ठीक है, जब तक तकलीफ नहीं करोगे जब तक तकलीफ नहीं करोगे, जब तक शरीर पे कष्ट नहीं लोगे ना मेरे दोस्त, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला इस दुनिया में। क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है सर, और उतनी ज्यादा जनसंख्या में आपको यूनिक बनना पड़ेगा, आपको अलग बनना पड़ेगा। ठीक है, सब भीड़ में चलोगे ना मेरे दोस्त तो भीड़े का हिस्सा रह जाओगे, परिणाम का चेहरा नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो कुछ यूनिक करने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा सर कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ का उल्लेख करें। हमसे क्या बोला है सर कि ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार मार देना। ठीक है, कितने स्टार, ट्रिपल स्टार। डबल स्टार में दरोगा तो ट्रिपल स्टार में, हाँ समझ गया तुम लोग, आ जाना। हमने क्या कहा सर कि प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ का उल्लेख करें। प्रत्यावर्ती धारा से किस प्रकार की लाभ होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ क्या है, निम्नलिखित है। पहला लाभ क्या है कि इसे काफी दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। मतलब सोचो सर कि मान लो कि एक गांव यहां पे बसा हुआ है। ठीक है, और दूसरा गांव जो है ना वो 120 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव और यहां पे बसा हुआ है। यहां पे करंट है, यहां पे बिजली है, लेकिन इस गांव में बिजली नहीं है। लेकिन इस गांव से इस गांव में बिजली जाने के लिए 120 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो अब सोचो सर कि ऐसे केस में हम दृष्ट धारा यहां से लेकर के जाएंगे, नहीं सर, दृष्ट धारा ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। ठीक है, और दृष्ट धारा को उत्पादन करने में, दृष्ट धारा को बनाने में काफी कठिनाई होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को आसानी तरीका से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा सर कि इसे काफी दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। मतलब काफी दूर तक अगर करंट ले जाना है तो आपको प्रत्यावर्ती धारा क्या क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ
फिर हमने क्या कहा, इससे ऊर्जा का क्या होता है, नियंत्रण की जा सकती है। मतलब इससे ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। आप जरा बताना सर कि प्रत्यावर्ती धारा से किसको नियंत्रण किया जा सकता है? अरे एक बार बोलो ना, प्रत्यावर्ती धारा से किसको नियंत्रण किया जा सकता है? तो ऊर्जा को नियंत्रण किया जा सकता है। फिर हमने क्या कहा सर कि इसे 6 वोल्ट बनाकर भी बत्ती जलाई जा सकती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को 6 वोल्ट भी बना करके क्या की जा सकती है, तो बत्ती जलाई जा सकती है। हमने क्या कहा सर कि प्रत्यावर्ती धारा को 6 वोल्ट बनाकर भी इसके बत्ती जलाई जा सकती है। फिर हमने कहा कि इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। इसमें ऊर्जा का जो क्षय होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। सर यहां तक किसी को दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। क्वेश्चन नंबर 75 को देखना और अपने सिस्टम पे कंट्रोल कर लेना। ओ हाँ सिस्टम हिला देगा सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर हम लोग किधर है, इधर है। कहता है क्या सर कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? अरे भाई सबसे पहले यह समझना है कि पादप में, किसमें, पादप में क्या, तो पादप में जो प्रकाश अनुवर्तन होता है ना वो किस प्रकार होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम तो कहेंगे सर कि आंख बंद कर लो और अपनी बंद आंखों से 150 क्वेश्चन को पढ़ लो और एग्जाम सेंटर पे जाकर के पूरे का पूरे फोड़ करके चले आओ। और इस बात को याद रखना, डेली शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे हम आपके लिए डेली आते हैं सर, तो इस दोनों क्लासेस को कभी मिस मत करना, ठीक है। हमने क्या कहा कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, तो कहता है क्या, एकदम प्रश्न के अनुसार आते हैं, आंसर के अनुसार आते हैं। कहता है प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती हैं। ओ सवाल नहीं समझे गुरुजी, साइंस ऐसे ना समझी रे भाई, साइंस इज द रियल लाइफ। हाँ तुम्हारे रियल लाइफ में जो भी घटना होती है, किसी को ठेलना, किसी को ढकेलना, सांस लेना, पानी पीना, भोजन पचाना, तुम्हारे लाइफ में जो भी घटनाएं होती है वो पूरे का पूरे क्या है, साइंस है। बस इतना ही समझना साइंस के बारे में, इससे ज्यादा साइंस के बारे में कुछ मत सोचना। साइंस को समझना है तो सबसे पहले अपने लाइफ को समझो, यही तो साइंस है, ठीक है। और साइंस को रटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा 100 साल का जिंदगी रटा जाएगा, 100 साल का जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन साइंस कभी रटा नहीं सकता है तुमसे, ये भी बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है सर। हमने क्या कहा सर, बस मेरे पास टाइम नहीं है सर, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को हमको करवाना है, ठीक है। अगर यही सब चैप्टर पढ़ाते ना तब आपको पता चल जाता कि साइंस क्या होता है सर। हमने क्या कहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हम समझाते हुए चले। कहता है कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, जरा पेशेंस बना करके आओ सर। कहता है प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग, प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का किस भाग में, तो प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है। पत्तियां जो किस दिशा में गति करती है, तो पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है। यहां तक किसी को दिक्कत? हमने पहले क्या कहा, हमने कहा कि प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने के ऊपरी भाग, प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने के ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। साथ ही पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाती है। प्रकाश के प्रति क्या दिखाती है, अनुक्रिया दिखाती है। हमने क्या कहा, साथ ही पौधे का तना लिखना, ठीक है। साथ ही पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाती है, जिसके कारण यह उसी ओर मुड़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, वह उसी ओर मुड़ जाती है। और प्रकाश अनुवर्तन गति अक्सर ऑक्सिन हार्मोन की अधिक एवं कमी के कारण होती है। यानी हमने क्या कहा, ऑक्सिन हार्मोन की कमी होना या फिर अधिक होना। प्रकाश अनुवर्तन तभी होगा जब ऑक्सिन हार्मोन का अधिक होना या फिर कमी होना। जब ऑक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो भी प्रकाश अनुवर्तन होगा, अगर ऑक्सिन हार्मोन अधिक हो जाएगा तो भी प्रकाश अनुवर्तन होगा। हमने क्या कहा कि प्रकाश अनुवर्तन की घटना किसके कारण होता है, तो प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सिन हार्मोन के बढ़ने या घटने से होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना सर। तो एक बार जरा हम लोग इसको फिर से समझते हैं। हमने क्या कहा,
कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो एकदम बारीकी से समझना चीजों को। प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग, प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है, साथ ही पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाती है। पौधे का जो तना होता है ना, पौधे का जो तना होता है वो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाती है, जिसके कारण यह उसी ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, जिसके कारण वह उसी ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। और प्रकाश अनुवर्तन गति अक्सर ऑक्सिन हार्मोन की अधिक या कमी होने के कारण होती है। अब जरा बताना सर कि सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, और नहीं बुझाया सर तो आ जाना 76 नंबर क्वेश्चन में दिल में ठोक देंगे। ठीक है, कहता है ना कट्टा फेमस है सर। ठीक है, हाँ आ जाना। हमने क्या कहा, हमने कहा सर कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। थोड़ा सा सर मेरे तरफ आना, क्वेश्चन कहता है क्या आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, तो जरा इसको ऐसे लिखना कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है, और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता, आकाश नीला प्रतीत होता है। अब कहोगे सर कि इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बातों को समझना सर। देखो इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है, ठीक है, यहां से एक श्वेत प्रकाश जाती है, कहोगे हाँ गुरुजी, और यहां पे जाने के बाद यहां पे क्या होता है, इस प्रकार से विखंडित हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सबसे ऊपर में जो रंग होता है इसको क्या कहते हैं, लाल कहते हैं। सबसे नीचे में जो रंग होता है क्या कहते हैं, बैगनी कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनना सर, हमसे चर्चा किया है नीला रंग का। आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इसका जो परिकिरण है ना वो अधिक है, मतलब इसका जो झुकाव है ना वो क्या है, वो अधिक है, मतलब वो अधिक मात्रा में क्या होता है, विचलित होता है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, ये श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण, ठीक है, नीले रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण, ठीक है, होने के कारण नीला रंग चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है, चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है, और यही कारण है कि आकाश नीला प्रतीत होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। है किसी को दिक्कत? मुझे तो लगता है सर नहीं होनी चाहिए दिक्कत। दिक्कत है तो सर दिक्कत को दूर कर देंगे, ठीक है, बट आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं चाहोगे तब तक राहें खुलेगा ही नहीं। आपकी चाहत में ही आपकी सफलता है, क्योंकि जब आप चाहोगे तभी राहें खुलेंगे, और जब राहें खुलेंगे तो भी तो राहें पे चलोगे, और जब तक चाहबे नहीं करोगे तब तक कहां से सफलता मिलेगा रे। हमने क्या कहा सर, हमने कहा क्या कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, तो कहता है जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। हमने क्या कहा, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो, या फिर यहां पे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते थे कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो, ठीक है, आप यहां पे ये श्वेत को हटा करके डायरेक्ट प्रकाश भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अगर श्वेत प्रकाश भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का नीले रंग का परिकिरण अधिक होने के कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अब जरा मेरे तरफ आना सर, हमने अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सर जितना इस क्वेश्चन की तारीफ कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन की जितना तारीफ कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं और ये सवाल आपको 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ठीक है, कहता है ना कि स्वयं परागण और पर परागण से आप क्या समझते हैं, अन्य स्वयं परागण किसे कहते हैं और पर परागण किसे कहते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में सवाल ये भी पूछ सकता था कि स्वयं परागण और पर परागण में अंतर लिखे, स्वयं परागण और पर परागण में अंतर लिखे। ठीक है, तो अब यहां से मेरी बातों को समझना सर,
कि सबसे पहले ये समझना कि स्वपरागन होता क्या है। ये स्वपरागन होता क्या है, तो ये जो स्वपरागन है ना वो केवल और केवल उभयलिंगी पौधों में होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये जो स्वपरागन है वो केवल और केवल किस में होता है, उभयलिंगी पौधे में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्वपरागन लिख करके डैश देना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक ही पुष्प के परागकण एवं उसी पुष्प में वार्तिकन पर पहुंचते हैं, मतलब कहने का सेंस हमारा है कि जब एक ही पुष्प के परागकण और उसी पुष्प में वार्तिकन, ठीक है, पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना सर। फिर कहता है कि यह केवल और केवल उभयलिंगी पौधों में क्या है, पाया जाता है। फिर हमसे पूछा परागकण किसे कहते हैं, परागन किसे कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनना। कहता है कि एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकन तक किसी पक्षी, चमगादड़, मनुष्य एवं जल के द्वारा पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, परपरागन कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो आपसे पूछेगा कि परपरागन किसे कहते हैं और स्वपरागन किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन यही होगा। लेकिन हम अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है क्या, कि एथेनॉल क्या है और इसका रासायनिक सूत्र लिखे। हमें बोला है कि एथेनॉल क्या है और इसके क्या करना, रासायनिक सूत्र लिखना है। सबसे पहले आपको यह समझना कि एथेनॉल क्या है। देखो सर, हमें क्या बोला कि एथेनॉल क्या है। जैसे नाम सुना होगा एथेनॉल, तो एथेनॉल का मतलब एल्कोहल। हाँ, मामला एकदम फिट कर देना है सर, जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसे वैसे काम करना है। ठीक है, हमें बोला है क्या कि एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है क्या कि एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। एथेनॉल कुछ नहीं है, एथेनॉल एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं शराब है। ठीक है, अरे हमसे बड़ा कौन है जो पी लेगा ना तो लगेगा कि जो हमसे बड़ा कौन है सच में जो पी के पड़ा है वही दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके सामने करोड़पतियों कोई चल जाएगा ना तब वो कहेगा रे हमसे बड़ा कौन है तो ये एथेनॉल में ताकत है सर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो, अब इसका रासायनिक सूत्र लिखने से पहले एथेनॉल का परिभाषा बता दो। कहता है एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल क्या है, तो एक प्रकार का एल्कोहल है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कह सकते हैं। अपनी भाषा में, ठेठ भाषा में, साइंस की भाषा में, किताबी भाषा में नहीं, साइंस की भाषा में। ठीक है सर, हमने क्या कहा कि एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखे। तो हमने कहा है क्या कि एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। सही बात, एथेनॉल क्या है, तो एक प्रकार का एल्कोहल है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। अब कहता है कि एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकदम सबसे सटीक चीज, आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एथेनॉल कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, तो एथेनॉल कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस बात को नोट कर लो स्टार मार्कर के नीचे में। हमने क्या कहा सर कि एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर कहता है कि जब हम शक्कर, मॉल्टेज या फिर स्टार्च का किण्वन करते हैं, क्या करते हैं, किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। फिर कहता है सर कि एथेनॉल का सूत्र बता देना, तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ये हमारा किसका सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है। ठीक है, क्योंकि जिसमें OH लगा रहेगा वो अल्कोहल का गुण देगा, अल्कोहल का लक्षण देगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। एक बार दिल से बताना मेरे दोस्त कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना सर, तो कमेंट करना तो बनता है सर, सेशन को लाइक करना तो बनता है, सेशन को शेयर करना तो बनता है सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस की परिवार का खूबसूरती तो आप सब है। हम तो सिर्फ एसके साइंस क्लासेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमेशा से मेरा प्रयास रहता है सर कि आपके तक हम सही कंटेंट पहुंचाएं,
आपके तक हम सही सही लेक्चर पहुंचाएं, आपके तक हम वही चीज़ पढ़ाएं जो आपका एग्जाम पूछता है, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम में लड़े। मेरा हमेशा से कोशिश रहता है, ठीक है सर। बट हम इंसान कोशिश ही कर सकते हैं, और मैंने पिछले 2 सालों में जो कोशिश किया है वो आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से वो संभव हो पाया है। उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ हम कहता हूं कि इस बार भी संभव करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट आप हमें शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ प्यार दो, और मैं आपको टॉपर का चेहरा दूंगा, ये मेरा वादा है सर, ठीक है। हाँ, एक बार जरा इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एथेनॉल क्या है और इसका रासायनिक सूत्र लिखे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है सर? आ जाना। मोहतरमा, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कि एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एथेनॉल कमरे के ताप पे किस अवस्था में पाया जाता है। तो एथेनॉल कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है जब हम शक्कर, मोल्टेज या स्टार्च को का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है सर? तो C2H5OH किसका सूत्र है? तो ये हमारा एथेनॉल का सूत्र है, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो सबसे झकास है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा झकास है रे भाई, ठीक है। संभल संभल के काम कीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सर। देखो मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता हूं ना कि हम एक बार पढ़ा देते हैं ना, तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और दोबारा देखने के बाद इस पूरा का पूरा क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है सर। हाँ, और जो लोग नहीं लिख पाते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए और तमाम चीज़ों का सर, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा पॉकेट से कुछ रकम ढील करना पड़ेगा क्योंकि फ्री की चीज़ों का रिस्पेक्ट कम होता है, इज्जत कम होता है, ठीक है। कहता ना मंगनी का चंदन लगाओ ना भर निरार तो जब मंगनी में देंगे ना कोई चीज़ रे, तो तू इज्जत नहीं करेगा उसका, आप लोग, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। इसलिए मैंने सर थोड़ी सी एक छोटा सा रकम लूंगा आपसे, और चीज़ों को मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले है क्या ना कि आपको पता होगा कि हम आपको करवा रहे हैं सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव, साइंस में 150 सब्जेक्टिव, और जो तमाम क्लासेस हम आपको ले रहे हैं, जो तमाम क्लासेस और भी सब्जेक्ट का हम जो ले रहे हैं ना, VVI गेस क्वेश्चन का, वो तमाम PDF, साथ ही आपको पूरे का पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF, ठीक है। पूरे चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF, सिर्फ मैथ और नॉन हिंदी को छोड़ करके, क्योंकि मैथ हम खुद पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वो रटने वाली चीजें हैं नहीं, ताकि मैं आपसे पैसा ठग करके ले लूंगा, PDF दे दूंगा। आपको PDF दे देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे मैथ वाला, ठीक है, क्योंकि मैथ बनाने की चीजें हैं, ठीक है। इसलिए साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, संस्कृत बुक और ग्रामर दोनों, यानी तमाम, और प्लस VVI गेस क्वेश्चन, तमाम PDF नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा है मेरे दोस्त, कि आपकी वो हर चीज मिलेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरा का पूरा डिफिनेशन मैंने अपने हाथों से लिखा है सर, और 100% ही नहीं, 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि इतना से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि देख सकते हो सर कि मैंने कई रातें जगा है, तब जाकर के मैंने अपने हाथे से पूरा का पूरा लिखा है। सबसे पहले सर मैं अपना डिफिनेशन खुद की भाषा में लिखता हूं, इसके बाद जाकर के उसको मैं टाइपिंग करवाता हूं, तब जाकर के आपके तक हम PDF पहुंचवाता हूं, ठीक है सर। तो आप सोच सकते हो सर कि कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। आप बेहिचक अपने पॉकेट से एक छोटा सा रकम डील करो, ठीक है अरे मानो ना रे कि इस ठंडी में एगो टी-शर्ट नहीं खरीदेंगे, इस बार एगो टी-शर्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने नाम के आगे टॉपर लगाएंगे सर, ठीक है। हाँ, मात्र देखो सर 199 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन अभी इसका ऑफर चल रहा है मात्र 150 रुपये में, ठीक है सर। हाँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट कहाँ करना है? तो आपके सामने जो 72 वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा ना, उसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। साथ ही वही 72 वाले नंबर के व्हाट्सएप के DP में QR कोड लगा होगा, आप वो QR कोड पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट करके या फिर आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, और व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको मिनट भर के अंदर में उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और तमाम PDF आपको भेज दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है सर कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का
नंबर देख पाओगे ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ आपके पास जाएगा, मेरा नंबर बन करके जाएगा सर, ठीक है। हाँ, और कहोगे सर कि आप ये प्रमोशन क्यों करते हो? सर देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूं सर, अगर मुझे प्रमोशन करना रहता तो वीडियो जैसे हमारा क्लासेस शुरू होती है तो मैं तुरंत प्रमोशन कर देता। सर मुझे पैसे नहीं कमानी है सर, ठीक है, मुझे प्यार कमानी है। और शायद ऐसे भी मेरे पास बहुत पीडीएफ बिकता है सर, तो मुझे लगता है सर कि जो मेरे बच्चे कंटिन्यू हैं, जो हमसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, क्योंकि मेरा क्लासेस लगभग 20 मिनट चल जाता है, तब जाकर के हम बताता हूं कि हमारे पास ज्वाइन कैसे करना है पीडीएफ नोट्स, ठीक है। मतलब वही बच्चा हमारा पीडीएफ को खरीदेगा जो हमारे बच्चे कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे सर पैसा नहीं कमाना, आपका प्यार कमाना है। और शायद मुझे जो आपका प्यार मिल रहा है ना सर, तो मैं क्या कहूँ, दिल से धन्यवाद सभी को। बट ऐसा ही प्यार देते रहना। मैं आपके लिए सर अपनी खून की कतरा बेच दूंगा, अपने आप को नीलाम कर दूंगा, लेकिन सर आपकी सर को झुकने नहीं दूंगा। ये मेरी वादा है सर, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। क्योंकि आप इतनी कम एज में हमें इतना प्यार दिया मेरे दोस्त कि मैं क्या कहूँ, दिल से सबको थैंक यू। बट ऐसा ही प्यार देना, आप मुझे प्यार दो, मैं आपको सिलेक्शन का चेहरा दूंगा, ठीक है। आओ सर, आते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। अगली क्वेश्चन की दुनिया में अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर कि तुझे न देखूं अपनी दिल में। आओ सर, कहता है कि पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? एगो बाल्टी लेना, कहोगे हाँ मास्टर, बाल्टी में एगो पानी भर देना, ठीक है, कहोगे हाँ गुरुजी। अब बाल्टी में सिक्का डाल देना सर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे सिक्का डालोगे ना बाल्टी में, तो देखना कि सिक्का ऐसे 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 करके जाएगा पानी में, ठीक है। अब कहोगे सर कि सिक्का जब अंदर देखोगे तो वो टेढ़ा दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, क्यों पता है? तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़े थे कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एस या नो पढ़े थे ना प्रकाश के अपवर्तन में, तो उसी का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई जादूगर आपके गांव में आवे, आपके शहर में जादूगर आवे और वो कहेगा ना कि पानी देखो ये जादू है कि पानी में मतलब भरी बाल्टी में सिक्का डालेंगे तो वो सिक्का टेढ़ा दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, तो तू कहना कि रे ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सच्ची बताता हूं सर, मैं पहले जादूगर को देखता था क्या ना कि वो ना मतलब पानी में आग लगा देता था सर, ठीक है। सच्ची बताता हूं, मैं अभी भी जादूगर लोग दिखाते हैं पानी में आग लगा देता था, सच्ची, ठीक है। तो मुझे लगता था ना अरे सच में तो भगवान है भाई। लेकिन जब हम थोड़ा सा हम जब 8-9 में आए, क्योंकि देखो हम 8 तक तो पढ़े नहीं सर, हम सबसे जरल इंसान थे। मतलब बनमास में भी नंबर 1 रहे हैं शुरू से, हालांकि हम पढ़ाई शुरू से की है, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा कि जब पानी में आग लगा देता था ना जादूगर, तो मुझे लगता था कि इसमें क्या जादू है भाई। फिर मुझे लगा रे तू तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये तो सोडियम का कमाल है। जैसा ही सोडियम को जैसा ही हवा के रिस्पेक्ट में लाओगे ना तो वो, और जैसा ही हवा बोले मतलब हवा के रिस्पेक्ट में लाओगे तो कम लाकेगा, और जैसा ही सोडियम पे अगर एक बूंद भी पानी डाल दोगे ना तो सोडियम तुरंत लहकना चालू कर जाएगा। तो वो सोडियम की वजह से लहकता है, पानी में आग लगता है, ठीक है सर। हाँ आइएगा, ऐसे में क्या कहूँ, एक कहानी है जो नहीं बताऊंगा, आ जाना। कहता है कि पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो कहता है कि पानी में रखी सिक्का उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ये भी आपसे पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव कि पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एकदम ठेठ भाषा में, साइंस ही रियल लाइफ है तो रियल लाइफ में साइंस को क्यों नहीं जोड़े, ठीक है सर। हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देती है। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे ना गुरुजी, दिक्कत है तो बोल देना, आपकी दिक्कत को मैं दूर कर दूंगा सर, ठीक है। हमने कहा कि पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो पानी में रखी सिक्का उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देती है। यहां तक
किसी को दिक्कत है तो बता देना सर, ठीक है। अब आना 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 में मामला फंसी। कहता है क्या सर? कहता है ना कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्वों को लिखे, यानी दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, हमें इसको बताना है हमें सब, ठीक है। आ जाना। हमने क्या कहा सर? हमने कहा ना कि दैनिक जीवन में, किस जीवन में? तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखे। कहने का सेंस है कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का निम्नलिखित है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन में, ठीक है। जो लोग पटना से होंगे उनको पता होगा सर कि मेरा बैचेज चलता है पटना कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय के पास, ठीक है, जहां पे सर भीड़ की संख्या 110 से तो प्लस रहता है एक बैच में, ठीक है। वो शायद मैंने कई बार यूट्यूब पे भी मैंने लोगों को दिखाया है। तो हमारा बैच जो है ना सर, वो आपको स्टार्ट हो रहा है कितना दिसंबर से? तो मेरा बैच आपको स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से। ऑफलाइन में क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो कि सर आप हमारे पटना से जो लोग हैं तो कंकड़बाग में आकर के इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैचेज में ऑफिस में आकर के इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा? तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें। हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या महत्व है? तो कहता है क्या कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को निम्नलिखित है, मतलब दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व क्या है? गांव में देखा है, गांव में जब किसान खेती करते हैं ना, तो जैसा ही पहला पानी पड़ता है ना, जैसा ही पहला पानी पड़ता है तो तुरंत किसान लोग को दिमाग में आ जाता है ना कि रे पानी पड़ा है, इसका मतलब तुरंत एरिया खाद लाओ और एरिया खाद का छिड़काव तुरंत करो। क्यों? जैसे ही पहला बारिश होता है ना तो तुरंत एरिया खाद का छिड़काव किया जाता है खेत में। क्यों? ताकि जिससे फसल ना मरे। अब मेरी बातों को सुनना सर, क्योंकि जो बारिश का जो पहला पानी होता है ना, उसमें अम्ल की मात्रा होता है। किसका मात्रा होता है? अम्ल की मात्रा होता है, जिसको मतलब बचाने के लिए, पेड़ पौधों की मतलब फसल को बचाने के लिए इसमें तुरंत क्या किया जाता है? एरिया का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। तो ऐसा मत समझना, क्योंकि अब कहोगे सर कि अम्ल की मात्रा क्यों होता है? तो क्योंकि हम लोग क्लोरोफ्लोरो यानी मतलब CFC गैस का जो उपयोग करते हैं ना, तो उसका मतलब ये हमारा ओजोन परत में चला जाता है, ठीक है। तो वहां से जो पहला बारिश होता है ना सर, उसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होता है। और यही कारण है कि जब बारिश का पहला पानी होता है ना, तो मतलब मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं बारिश का पहला पानी है मत नहाओ तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो पहला पानी होता है ना, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता चल गया। हमने क्या कहा कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखे। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व क्या है? निम्नलिखित है। पहला महत्व क्या है सर? पहला महत्व है ना कि कृषि कार्य में मृदा का पीएच ज्ञात करने में, मतलब कृषि कार्यों में पीएच का भी बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। फिर कहता है कि जलीय जीवन के संरक्षण में भी पीएच का बहुत बड़ा वैल्यू है। दवाई उत्पादन में पीएच का बहुत बड़ा वैल्यू है। विलयन की अम्लीयता एवं अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में। हमने क्या कहा? विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को क्या करने में? ज्ञात करने में, ठीक है सर। हाँ, अब आइएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना? 81 की तरफ। 81 नंबर सवाल क्या कहता है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन सवाल है और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है सर। हाँ, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो कहता है क्या कि मनुष्य में पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले अंगों एवं ऊतकों आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर वाहिनी, हृदय तथा लासिका आते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। अब ये बताना ये क्लास आपको कैसा लग रहा। सच में क्लास अच्छा लगा सर तो शेयर करना तो बनता ही है, बट ये बताना जरूर मेरे दोस्त कि आप सेशन को पहली बार इसके साइंस क्लासेस में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी प्यारा भरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये क्लास तुम्हें कैसा लगा। बुरा लगा तो बुरा कमेंट करना, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करना, लेकिन कमेंट तो जरूर करना। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। मिलते हैं सर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।